जो आपने कांग्रेस जो वर्डिक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट की बात करें उसको मैंने पढ़ा, लेकिन पढ़ने में ये अंदाजा आया है कि उसमें कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस का ही 2014 में जो है 2014 में पुलिस तंत्र कांग्रेस का ही था। तो फिर साक्ष्य की जो अवकलन होता है उसको सही तरीके से रखा नहीं गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट इस प्रकार से है कि साक्ष्य में कमी है, तभी तो पैरवी कमजोर होगी। किस प्रकार से देखो मैं इसमें सीधी सी कांग्रेस आज के दिन में पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा होता है इसमें, जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, और पुलिस रिफॉर्म में कई चीजें हैं, उसको ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति को बताएं, कई चीजें जब हम पुलिस वालों से बात करते हैं, बहुत सारी चीजें, किसी दिन उसके ऊपर हम डिबेट में डिस्कस करेंगे, तब आप देखिएगा कितने मुद्दे निकल के आते हैं। अभी हम आईजी मैडम के पास गए थे ज्योतिर्मय हत्याकांड में, उन्होंने भी बोला कि वाकई में पुलिस में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने की जरूरत है। अब ये बहुत बड़ा विषय है। हुआ क्या, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस को आक्रोश रोकना था, क्योंकि आंदोलन तब भी हुए थे और यही हरीश रावत जी आंदोलन में भी थे, मैं तो सेना में था, लेकिन दुख तो मुझे भी हुआ ना। मेरे पिथौरागढ़ के, मैं उन परिवार को जानता हूँ, तब से जानता हूँ जब मैं 94 से पिथौरागढ़ आ रहा हूँ, बिछड़ के रहने वाले हैं। अब सोचिए कि आक्रोश तब भी था, अब उस जनता के आक्रोश को ठंडा कैसे करना है, ठंडा कैसे करना है, वो चीज पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। अब पुलिस ने क्या किया कि बॉडी मिल गई, बच्ची मिल गई, अब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, अरेस्ट हो गया बंदा, ठीक। अब लोगों का आक्रोश क्या होता है, कम हो जाता है, आंदोलन क्या है, पीक पे चढ़ के फिर नीचे आ जाता है। तो वहां पे वो चीजें हुई हैं, तो वो वहां पे सक्सेस हुए थे, यहाँ पे ये सक्सेस हुए हैं। कहानी वही है, कांग्रेस भी उस समय राजनीति कर रही थी, विपक्ष में चुप बैठी है। भाजपा आज उस समय विपक्ष में थी, उसने पत्थर मारे थे उनके ही एक विधायक के लड़के ने, जो कालाढूंगी अभी वर्तमान विधायक हैं, बंशीधर भगत जी का लड़का, और वो जेल भी गया था, मुझे सुनने में आया। क्योंकि ये चीजें तब पता चलती है जब आप समाज में काम करते हो, समाज में आप देखते हो। और अंकिता के कशिश के ताऊजी ने नाम लेके बोला था, उस समय आप यहाँ पे सड़कों में थे, आज अपने घर में क्यों बैठे हुए? ओके, उन्होंने वीडियो है, आप देखिए, सोचा आपने भी शायद कवर किया होगा कि उस समय जब आप सड़कों में थे, उस समय वो 7 साल की बेटी आपकी बेटी थी, आज आप सत्ता में हो तो आज आपकी बेटी नहीं हो गई, और उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज विरोध में है, कहाँ हो? दोनों तो ही नजर नहीं दे, तो समाज का आंदोलन था। तो कांग्रेस के पास इतना बड़ा तंत्र है, खड़े कर देते भीड़ पूरे शहर में, और भाजपा के पास उतना बड़ा तंत्र है, खड़ी कर देते। देखो, बेटियों के लिए राजनीति मत करिए, बेटियां आपकी भी है, मेरी भी है, उनको राजनीति मुद्दों के ऊपर लड़ाई करिए। पलायन क्यों हुआ? मुद्दा है। शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? मुद्दा है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मुद्दा है। आप पेपर लीक में यहाँ के बच्चों को कह रहे हो देशद्रोही। सर, पेपर लीक वाले पॉइंट में हम दोबारा से बातचीत करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लेकिन जो संगठन है उस वाले पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट आपका वही है। तो जय पहाड़ी, जय पहाड़ जैसे नारे क्या आपके संगठन के हैं, और ये क्या ये लोकप्रिय अब हो चुके हैं? जैसे कि मेरे को सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट के उत्तराखंड के अंतर्गत। आप कैसे मानते हैं कि ऐसे नारे पहाड़ी लोगों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित करने में ये मदद कर पाएंगे? देखिए, हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। ये उत्तराखंड राज्य जो उत्तरांचल के नाम से था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पौराणिक काल, आज से नहीं, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का। हमने कहा है जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय पहाड़ी, जय पहाड़। देखिए कितना अच्छा प्यारा है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो नेपाल का डोटी कुमाल से लेके यहाँ तक पहले कुर्मांचल कहा जाता है, और ये जो गढ़वाल वाला हिस्सा है इसको केदारखंड कहा जाता है, मानसखंड और केदारखंड। ये आपको महाभारत से मिलेंगे। हम आज की बात करते हैं, 2 हिस्से हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, और हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। कितना गर्वित विषय है। हम पहाड़ के हर व्यक्ति को कहेंगे कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के ऊपर गर्व कीजिए। और ये वो पहाड़ है, जब पहाड़ में सड़क नहीं थी, जब पहाड़ में संसाधन नहीं थे, तब हम इस जगह पे जीवित रहे, हमने पूरी परंपराओं को बचा के रखा। आज तो आपके पास सब कुछ है, और ज्यादा बचना चाहिए इन चीजों को, और ये संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए, हमारे बच्चों तक जानी चाहिए। सर, जो पिछले कितने वर्ष, जो जितने वर्ष से यूनियन पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन जो है, ये हल्द्वानी के एरिया में जो काम कर रहा है, तो हल्द्वानी का जो एरिया है वो इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आप इस इलाके से पर्टेन करते हैं, तो इस इलाके में किस प्रकार से राजनीति में जो परिवर्तन करने की ये कोशिश कर पाई अभी तक? देखिए, राजनीति में परिवर्तन करने के लिए अभी 2 चीजें हुई हैं। पहला, चुनाव मैंने लड़ा,
पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड चुनाव मुझे लड़ाया। दूसरा चुनाव दीपा पांडे जी हैं बसानी की, उन्हें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने उनको चुनाव लड़ाया, हमने चुनाव लड़ाया, संसाधन दिए, अपनी गाड़ियां दी, लोग दिए, और वो एक अच्छा जनाधार लेके आए। तो ये अभी है। उसके बाद गढ़वाल में हमारी एक सदस्य, उन्होंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, उनको हमने सपोर्ट किया। बागेश्वर में हमारे 5 लोग चुनाव लड़े थे, उनको हमने सपोर्ट किया। लमगड़ा में सपोर्ट किया, हमारा ये धारी में सपोर्ट किया, पहाड़ पानी में सपोर्ट किया, पिथौरागढ़ में सपोर्ट किया, और जो आपके ये अपना ये उत्तरकाशी का एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ा था पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के, उससे हमने उसको सपोर्ट किया। बेताल घाट से हमारे नवीन जी चुनाव लड़े थे, एडवोकेट हैं वो, तिवारी जी, उनको हमने सपोर्ट किया। यहाँ हल्द्वानी के अंदर जितने भी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान थे, उसमें से हमने 2 प्रधानों को सपोर्ट किया। उसके बाद क्षेत्र पंचायत में 1 को सपोर्ट किया। लेकिन इस तरह से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम पहाड़ के लोगों के लिए पहाड़ की बात करते हैं, क्योंकि ये राज्य हमारा है, इस राज्य में पहला हक भी हमारा है। सर, जिस प्रकार से आप बता पा रहे हैं, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि आपका जो स्थानीय राजनीति है उसमें जो है इस परिदृश्य पर प्रभाव पड़ा है। मुझे लगता है, जितना मैंने अपनी स्टडी किया, आई थिंक आपकी जो यूनियन 2016 से खड़ी हुई है। सर, जिस आप बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कल के दिन आपको अगर विधायक से चुनाव, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव फाइट करूंगा, कंपटीशन लड़ूंगा, अगर लड़ते हैं, या मेयर का ही आप अगर दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं, तो प्राथमिक मुद्दों पर जो ऐसे मुद्दे होंगे किन पर ध्यान केंद्रित करेंगे? कोई ऐसी परियोजनाएं हैं, कोई ऐसी नीतियां हैं जिसे आप लागू करना चाहेंगे? बिल्कुल लागू करना चाहूँगा। मेरी जो चुनाव लड़ने के दौरान मैं अपने जो मुद्दे हैं मैंने क्लियर कर रखे हैं। देखिए, हम शिक्षा पे चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हमारे गांव में, जब मैं गांव गया तो मेरे ही दोस्त की बेटी को स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, कि उनके पिताजी 5,000 रुपये, 5,500 रुपये की नौकरी करते हैं, और 6,000 रुपये की फीस है। इसे लाएगा बच्चा, फर्स्ट क्लास बच्ची है, इंटर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। हम कुमाऊनी रूप में इस पूरे प्रदेश को, कुमाऊं को, और गढ़वाल के रूप में गढ़वाल को सजाएंगे उनकी संस्कृति के हिसाब से। हरित हल्द्वानी का जब हम मेयर की बात करते हैं, तो हरित हल्द्वानी का हमने सपना लेके हम लोगों में गए थे। आज आप देखिए, पूरा यहाँ कांक्रीट का शहर तो खड़ा हो गया, लेकिन उसको डेकोरेट कैसे करेंगे? हम पेड़ पौधों से कर सकते हैं। अब इतना पैसा आने के बावजूद भी अगर लोग कहते हैं, जो उस पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे नगर आयुक्त, तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। तो कहाँ गया वो पैसा? कहाँ लगा वो पैसा? तो उसको हम क्लियर करेंगे कि भाई ये चीजें क्लियर। कचरा जो है चारों तरफ फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? जब आज 2025 में कचरा फैला, तो सन 2000 में भी कचरा फैला होगा, जब ये नगर पालिका रही होगी। क्या तब से वैसा ही प्रबंधन है? पैसा कहाँ गया? उसकी क्लैरिटी नहीं है। मोहल्ले साफ सुथरे नहीं है। हमारे पास इस प्रदेश में गर्व करने के लिए लाखों लोग हैं, उन सबके नाम से हर गली का नाम रखेंगे। उन गांव जो गली में लोग रहे हैं उनसे पूछ के रखेंगे। भाई सैनिक के नाम से हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से हो सकता है, राज्य आंदोलनकारी के नाम से हो सकता है, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से हो सकता है। हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते हैं, लेकिन हम कानू महर को नहीं जानते, जिन्होंने अपने टाइम पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लोहाघाट के रहने वाले थे। उसको हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, यहाँ के लोगों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। मैं अभी अल्मोड़ा गया था, अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत जो थे, उनके जो जो वहाँ पे संग्रहालय बनाया हुआ है, खाई लगी हुई है, लोग थूक रहे हैं उनके रास्तों पे, बाइक खड़ी हुई है वहाँ पे। वो हमारा गर्व का विषय है। उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे कि इन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, तो इनको नमन करना और उनको आगे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर पहाड़ के लोग आते हैं, लोग लूटते हैं उनको। अभी एक व्यक्ति यहाँ हॉस्पिटल में आया, रात के 12 बजे जब उसको इलाज के लिए बोला, अब आपका पेशेंट को हम नहीं कर सकते, आप ले जाओ। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति से 60,000 रुपये लिए जाते हैं, एक दिन का 5 से 7,000 रुपये लिया जाता है। अब वो कहता है, भाई साहब मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने मेरे को दूसरे दिन फोन किया, नहीं तो मैं कहता मेरे घर में आ जाओ भाई, रात के 12 बजे आपके मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए। तो ये चीजें हम चाहते हैं, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है, और कोटद्वार और देहरादून जो है, और ऋषिकेश गढ़वाल के द्वार है। हमारे लिए तो 2 ही रास्ते हैं ना कुमाऊं में जाने के लिए, रामनगर, 3 रास्ते, रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर।
ऐसे ही वहाँ पे भी है। तो इनको हम बनाएंगे हब के तौर पे, और पहाड़ के लोग अगर नीचे किसी काम से आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत न हो। तो और आप जो पहाड़ पे पलायन करने के लिए मजबूरी नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा। भाई मुझे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सब मेरे गाँव में मिलेगा, बंदर नहीं रहेंगे, सुअर नहीं रहेंगे, जंगली जानवरों से डर नहीं होगा, तो मैं तो हल्द्वानी छोड़कर अपने गाँव चला जाऊँ। मेरे भतीजा बाजू कल ही आए हैं गाँव से, वो कह रहे थे कब चल रहा है, मैंने कहा अगले महीने चलेंगे और वहाँ पे जो भी खेती बाड़ी है वो करके फिर आऊँगा यहाँ पे काम करने के लिए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव में रहूँ और उसी खुशहाल जीवन के साथ जीऊँ जब मैं 89-90 के आसपास जीता था।